एवरीवन, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 जो है रिसोर्स वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो इससे पहले चैप्टर में हमने देखा रिसोर्स क्या होते हैं, हमने उनके बारे में सब कुछ पढ़ा। हमने देखा रिसोर्सेज कितने ज़रूरी होते हैं। हमने ये भी देखा कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर तो है, लेकिन उसको हमारे तक पहुंचाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो देखो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्या होता है। फॉरेस्ट आप सबको पता है, आपके आसपास होगा, जंगल होंगे। वाइल्ड लाइफ क्या होगी? वाइल्ड लाइफ हो गए आपके जो ये एनिमल्स होते हैं, है ना, आपके मैमल्स होते हैं, ये सब क्या हो गए? वाइल्ड लाइफ हो गए। तो आज हम इन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, वी शेयर दिस प्लैनेट with million of other living beings starting from microorganism and bacteria to banyan tree, elephants and blue whales। तो देखो इस प्लैनेट में हम लोग तो रहते ही है, हम ही सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, हमारे अलावा हम लिविंग बींग्स नहीं है, हमारे अलावा कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो यहाँ रहते हैं, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। फिर हमारे कुछ वाइल्ड लाइफ हो गए, जैसे क्या हो गए, हमारा एलिफेंट्स हो गए, और ये लायन हो गए, डॉग्स, कैट, ये सब कुछ वाइल्ड लाइफ में आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे कुछ प्लांट्स भी हैं, जैसे कि बनियान ट्री दिखा रखा है इसमें, ठीक है। ऐसे फ्रूट्स जो भी ये पेड़ होते हैं, जब फ्रूट्स होते हैं, तो ये सभी ट्रीज जो है ये क्या हो गए, ये भी हमारे यहाँ हमारी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड होता है और हमारे साथ ही रहता है, और कहीं ना कहीं हम इन पे डिपेंडेंट भी हैं। तो दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की होगी, यही होगी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये जो प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब जो है ये एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। वी ह्यूमन we humans along with all living organism form a complex web of ecological system। ठीक है, तो एक हम सब मिलके यहाँ पे एक इकोलॉजिकल सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं जिसका हम भी पार्ट है, और कहीं ना कहीं हम इसमें डिपेंडेंट है। किन पे? इन सभी लोगों पे हम डिपेंडेंट है, वाइल्ड लाइफ पे, फॉरेस्ट, इन सब पे। क्यों डिपेंडेंट है? हमारी एग्जिस्टेंस के लिए। अब देखो, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो वुड्स नहीं होगी, वुड्स नहीं होगी तो ना पेपर होगा, ठीक है। पेपर तो चलो दूर की बात है, पहली चीज तो अगर फॉरेस्ट नहीं होगी तो फ्रूट्स नहीं होंगे, फ्रूट्स नहीं होंगे तो हम खाएंगे क्या? फॉरेस्ट नहीं होगी तो वेजिटेबल्स नहीं होगी, वेजिटेबल्स नहीं होगी तो हम क्या खाएंगे? प्लांट्स नहीं हुए तो हमको वीट या फिर ये जितनी भी हम रोटी सब्जी खा रही है कहाँ से आएगी? तो हम इन पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ, अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि कुछ प्लांट्स है, कुछ एनिमल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो रिक्रिएट करते हैं क्वालिटी ऑफ एयर को, जो कि हम ब्रीथ कर रहे हैं ना, जो हम सांस ले रहे हैं। हमने सुना है कि जो प्लांट्स है, हमने कई बार सुना है कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन देते हैं हमको, है ना। तो यही तो हो गया कि ये हमको, हमें सांस लेने की जो जरूरत है, तो ये सांस हम सांस किससे लेते हैं? ऑक्सीजन से लेते हैं। ऑक्सीजन कौन प्योरीफाई करता है? प्लांट्स। तभी कहते हैं अपने घर में खूब प्लांट्स लगाया करो फॉर बेटर ऑक्सीजन, ठीक है। अब और क्या हो गया, द वाटर वी ड्रिंक, इसको भी ये साफ करते हैं। Forest plays a key role in the ecological system as these are also primary producers on which all other living beings depend। तो ये फॉरेस्ट जो है, इन पे हम ही नहीं बल्कि वाइल्ड लाइफ, जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये जो हमारे जितने भी जानवर है, ये सब भी फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। हम तो कर ही रहे, पर ये लोग भी डिपेंड करें। क्यों? अब देखो, गाय जो होती है वो घास खाती है, अगर घास नहीं होगी, फॉरेस्ट नहीं होगा, तो गाय क्या खाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, ये इन फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है। अब हम आते हैं फ्लोरा एंड फौना में। तो अगर हम लोग देखें तो देयर आर एनिमल्स एंड प्लांट विच आर यूनिक इन योर एरिया। तो हमारे एरिया में कुछ प्लांट्स या कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो कि बहुत यूनिक होंगे, है ना, जो कि मतलब और कहीं शायद ही मिलते होंगे। In fact, India is one of the world's richest countries in terms of its vast area of biological diversity and has nearly 8% of total number of species in the world। तो इंडिया जो है, टोटल परसेंटेज ऑफ स्पीशीज जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड में है, उसमें से 8% तो सिर्फ इंडिया में ही है। तो ये रिचेस्ट है, ठीक है। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ है? इंडिया में है, अप्रोक्सीमेटली 1.6 मिलियन। दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। ये अभी सिर्फ ट्वाइस और थ्राइस द नंबर है जो अभी डिस्कवर्ड भी नहीं हुआ है, अभी होगा। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल अबाउट द एक्सटेंट ऑफ वेराइटी एंड वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इन इंडिया। तो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में क्या देखा था कि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या होते हैं, है ना, और हम ये रिसोर्सेज कैसे मिलते हैं। हमने देखा पेपर जो होता है वो फॉरेस्ट से आ रहा है, तो वो भी हमारे लिए जरूरी है। एनिमल्स भी हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। अब काऊ नहीं होगी तो मिल्क कहाँ से पियोगे, है ना।
यू मे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज इन आर डेली लाइफ। तो इन सब की हमें डेली लाइफ में कितनी जरूरत होती है ये भी हम जानते हैं। देखो, अगर आप गाय नहीं होगी तो आप रोज दूध कैसे पियोगे? ठीक है, अगर आपकी सब्जियां नहीं उगा पाओगे, प्लांट्स नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होंगे, तो आप खाना क्या खाओगे? तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted. For granted क्या हुआ कि हल्के में ले लेते हैं, है ना? हम हल्के में लेते हैं कि जैसे हम अपनी स्टडीज को हल्के में लेते हैं कि कोई नहीं, पढ़ लेंगे, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों। तो ऐसे ही हम इन फ्लोरा और फौना को भी क्या करें, हल्के में ले रहे हैं। लेकिन अब हम इतना हल्के में ले रहे हैं कि इससे क्या हुआ, इससे हमारे इन्वायरमेंट को खराब हो रहा है। हमारा इन्वायरमेंट इस चीज से, हमारी लापरवाही की वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो खराब हो रहा है। Some estimates suggest that at least 10% of India's recorded wild flora, 10% of flora जो है इंडिया का, और 20% of its mammals are on the range are on the threatened list। ठीक है, ये threatened list में मतलब ये कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार में है, कभी भी खत्म हो सकते हैं। मेन क्यों खत्म हो सकते हैं? हमारी गलतियों की वजह से। मेनी ऑफ दीज वुड नाउ बी कैटेगराइज एज क्रिटिकल, दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, अब ये कुछ इनमें से ऐसे है कि कुछ बहुत क्रिटिकल भी हो गए। ठीक है, क्रिटिकल मतलब कि कभी भी खत्म हो सकते हैं, क्रिटिकल मतलब ऑन वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, कभी भी खत्म हो सकते हैं ये। जैसे चीता हो गया, पिंक हेडेड डक होगी, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑवलेट एंड प्लांट्स। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ बता रखे आपको कि ये क्या है, ऑन द मतलब ये कभी भी खत्म हो सकते हैं, कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। इनफैक्ट नो वन कैन से हाउ मेनी स्पीशीज में ऑलरेडी हैव बीन लॉस्ट। लेकिन कोई ये भी नहीं बता सकता है कि कितनी स्पीशीज है। कोई ये तो कुछ ऐसी स्पीशीज है जो हम जानते हैं ना, फेमस है। अब कुछ ऐसी भी होगी जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होंगे, जो भी जो मतलब पहले रहे होंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी उस टाइम इतनी एडवांस नहीं थी कि वो उनको देख पाती कि अच्छा ये भी एक स्पीशी है। तो वो भी तो कहीं ना कहीं उस टाइम एक्सटेंट हो गई होगी, हमें पता ही नहीं है। टुडे वी ओनली टॉक अबाउट द लार्जर एंड मोर विजिबल एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव बिकम एक्सटेंट, बट व्हाट अबाउट स्मॉलर एनिमल एंड इंसेक्ट? तो वही मैंने बोला कि लार्जर तो हमें बिग स्केल में जो है वो हमें दिख रहा है, लेकिन जो छोटू मोटू है वो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ये वही हो गया। तो अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज क्या होती है, अंडर क्या, अंडर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। तो ये याद रखना कि जब आप पे ये क्वेश्चन आए तो ये लिखा हो, ये मतलब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बट देन इसके अंतर्गत ही ये आते हैं, विच इज वेरी इजी। इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, इनके अंदर क्या आती है? इनके अंदर कुछ स्पीशीज आती है। तो पहली क्या होगी? पहली होगी आपकी नॉर्मल स्पीशीज। नॉर्मल स्पीशीज क्या हुई? नॉर्मल स्पीशीज हुई कि जो नॉर्मल है, देखो नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, वो स्पीशीज हुई नॉर्मल स्पीशीज जो कि ना एक्सटेंट होने वाली है या फिर वो खत्म होने की कगार पे नहीं है या उसकी पॉपुलेशन कम नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है अपनी पॉपुलेशन में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया है कि सच एज कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स एक्सेट्रा, दीज आर सम एग्जाम्पल। फिर आती है इंडेंजर्ड स्पीशीज। अब इंडेंजर्ड में डेंजर वर्ड समझ लो कि डेंजर मतलब कगार में है खत्म होने की। ठीक है, कभी भी खत्म हो सकती है, इन नियर फ्यूचर कभी भी। इंडेंजर्ड मतलब कभी भी खत्म हो सकती है। तो दीज आर द स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन। The negative factors that have led to decline in their population continue to operate। तो कुछ नेगेटिव फैक्टर्स है जो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है। तो वो नेगेटिव फैक्टर्स जो है वो इनको मतलब उनकी वजह से ये स्पीशीज कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है और एक्सटेंड भी हो जाएंगी। हमें पता, खत्म मतलब वही हुआ कि खत्म हो जाएगी, हमें दिखेगी भी नहीं उसके बाद। द एग्जाम्पल आर ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मकाऊ, संगाय। तो ये कुछ एग्जाम्पल है कि ये जैसे कि कुछ स्पीशीज है जो कभी भी खत्म हो सकती है। ठीक है, आजकल में कभी भी अगर इनका लास्ट जो रही होगी, जो आखिरी पीढ़ी होगी, अगर वो गई तो फिर ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, फिर हमें कभी नहीं दिखेगी। फिर आती है वल्नरेबल स्पीशीज, जो कि मतलब जिनकी सिचुएशन बहुत खराब है। ठीक है, खराब इतनी है कि कभी भी वो इंडेंजर्ड स्पीशीज में आ सकती है। ठीक है, मतलब कभी भी इंडेंजर्ड या फिर वो एक्सटेंड भी हो सकती है, कभी भी मतलब खत्म भी हो सकती है। तो दीज आर द स्पीशीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन टू लेवल फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू इंडेंजर्ड कैटेगरी इन नियर फ्यूचर इफ द नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट। तो इन सभी में नेगेटिव फैक्टर्स ही है मेन पॉइंट। देखो, अगर इंडेंजर्ड स्पीशी एक्सटेंड होगी तो वो भी नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से होगी। अगर वल्नरेबल स्पीशीज इंडेंजर्ड में आएगी तो वो भी नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से होगी। तो नेगेटिव फैक्टर्स जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से ये कभी भी खत्म हो सकती है। एग्जाम्पल इसमें दे रखा है एशियाटिक एलिफेंट,
ब्लू शिप एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। फिर आती है रेयर स्पीशीज। रेयर क्या हुआ कि जो कहीं कहीं दिखती है, ठीक है, बहुत कम है जो, ठीक है, कभी कभी कहीं कहीं दिखती है। तो स्पीशीज विद स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ नेगेटिव फैक्टर्स। अगेन अब क्या हो, आप इसको ना सीरीज वाइज पढ़ना कि नॉर्मल स्पीशीज होगी, फिर इंडेंजर्ड की बात आएगी, वल्नरेबल। वल्नरेबल अगर नेगेटिव फैक्टर्स वल्नरेबल स्पीशीज को अफेक्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, इंडेंजर्ड। फिर आती है रेयर स्पीशीज। रेयर स्पीशीज को अगर इनकी पॉपुलेशन कम होती है, अगर नेगेटिव फैक्टर्स ने इन्हें अफेक्ट किया तो ये क्या हो जाएंगी, वल्नरेबल स्पीशीज में आ जाएंगी। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इनमें, रेयर स्पीशीज में हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल, ठीक है। इसके बाद आती है एंडेमिक स्पीशीज। दीज आर द स्पीशीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरिया। अब कुछ ऐसी स्पीशीज भी है जो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, ठीक है। एक्सटिंक्ट कहीं भी हो सकती है, देखो एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो है वो खत्म कहीं भी हो सकती है, वो एक एरिया में भी हो सकती है, वो हमारे वर्ल्ड में भी हो सकती है, वो हमारे कॉन्टिनेंट में भी हो सकती है, वो हमारी कंट्री में भी हो सकती है, कहीं से भी खत्म हो सकती है। तो ये एंडेमिक स्पीशीज वही है जो बहुत पर्टिकुलर रीजन में हमें मिलती है। और जैसे पेंगुइन है, पेंगुइन हर कहीं घूमते हुए नहीं मिलेंगे ना, वो आपको वहीं मिलेंगे जहाँ ठंडी जगह होगी, है ना, वहीं मिलेंगे। अब यहाँ वहाँ हमारे घर के पास तो हमें मिलेंगे नहीं, तो ये वही बात हो गई। फिर आते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अब जैसे अंडमान टील, निकोबार पीजन, अंडमान वाइल्ड पेग, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है। मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, तो ये कुछ एग्जाम्पल है कि ये सिर्फ पर्टिकुलर जगह में ही मिलते हैं। अब है एक्सटिंक्ट स्पीशीज, तो वो हो गई जो खत्म ही होगी, मतलब वो कभी नहीं दिख सकती, ठीक है, वो खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हुई है, नेगेटिव फैक्टर्स ने उनको इफेक्ट किया, इस वजह से वो खत्म हो गई है। A species may be extinct from a local area, region, country, continent और entire earth, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीशीज आर एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि खत्म हो चुके हैं। अब आते हैं व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर दैट कॉज सच फियरफुल डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। देखो नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि हमने अभी जो चीजें पढ़ी, इट इज वेरी इजी टू लर्न इफ यू लर्न एज अ स्टोरी। और अगर आप इसको ध्यान से ऐसे लर्न करोगे ना, इस बेसिकली अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें सिर्फ यही था कि एक्सटिंक्ट जो है स्पीशीज क्यों हो रही, क्योंकि हम उनका ध्यान नहीं रख रहे या उनको नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। कौन से है वो नेगेटिव फैक्टर्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नेगेटिव फैक्टर्स पढ़ने से पहले आप खुद बताइए कि क्या हो सकते हैं, मतलब सोचिए कि क्या हो सकते हैं कुछ नेगेटिव फैक्टर्स। वीडियो को पॉज करना और फिर सोचना, ठीक है। तो नेगेटिव फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, नेगेटिव फैक्टर्स हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन। सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन क्यों एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है, वो इसीलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए भी ज़रूरी है, हमारे प्लांट, हमारे एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो हमको भी दिक्कत होगी, हमारे एनिमल्स को भी दिक्कत होगी। अब कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं खाते या हमारा एनिमल खाता है। अब घास हम नहीं खाते लेकिन गाय खाती है, अगर घास गाय को नहीं मिलेगी तो वो भी खत्म होती रहेगी, खत्म होगी, फिर एट द रेंज ऑफ एक्सटिंक्शन वो भी आ जाएगी। कभी बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा आपको कि गाय भी एक चीज़ थी इस दुनिया में। तो यही चीज है कि हम हैं वो नेगेटिव फैक्टर, हम हैं, ठीक है। हमारी वजह से जो ये इन्वायरमेंट है ये खराब हो रहा है। और अब हम आगे देखें तो इफ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म नेचर इनटू रिसोर्स ऑब्टेनिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमने नेचर को नेचर तो बना ही नहीं रखा है, हम क्या करते हैं, हमने इसको एक जगह, एक रिसोर्स समझ के बैठे हैं कि अब यहाँ से हमको बस इस नेचर से लेना ही लेना है, हमको इसे देना नहीं, हमें बस इससे लेना ही लेना है। आज डिफॉरेस्टेशन होता है लेकिन कोई वहां पे पेड़ नहीं लगाता है, बहुत कम लोग होते हैं, या तो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं जो इन्वायरमेंट पे मुद्दे उठाते हैं या फिर ध्यान देते हैं इन्वायरमेंट, या तो वो पेड़ लगाएंगे, अदरवाइज जो इंसान पेड़ काटेगा वो तो लगाएगा ही नहीं पेड़। तो हम पेड़ का यूज जिस तादाद में कर रहे हैं, क्यों वुड्स का यूज करें, बार्क्स का यूज करें, लीव्स का, रबर, मेडिसिन, डाइस, फूड, फ्यूल, फूडर, मेन्योर, इन सब के लिए हम जो ये वाइल्ड लाइफ का यूज कर रहे हैं, फॉरेस्ट का कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ का भी कर रहे हैं लोग, ठीक है। वाइल्ड लोग फिश खाते हैं, लोग चिकन खाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप वाइल्ड लाइफ का भी यूज कर रहे हो अपने लिए, तो आप उनसे सिर्फ ले ही ले रहे हो। हम देखते हैं कि स्नेक स्किन से क्या बनते हैं, या चीता स्किन से क्या बनता है, पर्सेस बनते हैं, लेदर की जैकेट्स बनती है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं उनका, हम उनको मार रहे हैं, हम फॉरेस्ट को मार रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ को मार रहे हैं, किसके लिए, अपने पर्सनल, हम अपने सेल्फिश मोटिव के लिए उन्हें मार रहे हैं। So it is we ourselves who depleted our forest and wildlife. We are the ones who are depleting our forest and wildlife. हम उन्हें कम कर रहे हैं, हम उन्हें खत्म कर रहे हैं।
The greatest damage inflicted to Indian forest was during the colonial period due to the expansion of railway, agricultural, commercial and scientific forestry and mining activities. तो सबसे बड़ा जो वाइल्ड हमारा फॉरेस्ट जो खत्म हुआ वो कब हुआ? कॉलोनियल पीरियड में हुआ, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में आपको रेलवेज बनानी थी, आपको क्या आपको माइनिंग एक्टिविटीज करनी थी, आपको फॉरेस्ट्री करनी थी, ठीक है, साइंटिफिक और कमर्शियल एग्रीकल्चर ये सब करना था। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें हम लोगों ने कहीं ना कहीं हमारा जो डैमेज है इंडियन फॉरेस्ट को वो सबसे ज्यादा पहुंचाया। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर देखो, अगर आपको एग्रीकल्चर करना है, आपको एक लैंड चाहिए, लैंड होना चाहिए प्लेन, तो आप क्या करेंगे? आप फॉरेस्ट को काटेंगे, फिर उस लैंड को फर्टाइल करेंगे और उसके बाद वहां पे क्या करेंगे? खेती करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप फॉरेस्ट को काट हटा रहे हैं, ठीक है, फॉर वॉट रीजन? फॉर योर सेल्फिश मोटिव, कि आपको खाना चाहिए तो आप फॉरेस्ट को हटा रहे हो। तो बिटवीन 1951 एंड 1980 अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड। तो देखो 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट का जो एरिया था वो एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट हुआ ऑल ओवर इंडिया में। Substantial parts of the tribal belts, especially in the northeastern and central India, have been deforested or degraded by shifting cultivation, a type of cultivation of jhum, a type of slash and burn एग्रीकल्चर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि ये जो फॉरेस्ट है इनको बिल्कुल हटा दिया गया। किसके लिए हटा गया? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए। आज भी हटा, आज भी अगर इंडस्ट्री बनानी है गवर्नमेंट को तो क्या करते हैं? फॉरेस्ट हटाते हैं। अब मैं एक लाइव एग्जांपल देती हूँ आपको कि उत्तराखंड में वो बनना है, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट जो है उसका एक्सपेंशन होना है, तो 10,000 ट्रीज जो है वो बोलते हैं कि 10,000 ट्रीज जो है वो काट दिए जाए। गवर्नमेंट कहती है 10,000 पेड़ काटो और उनमें क्या बनाओ? देहरादून के एयरपोर्ट को एक्सपेंड करो। तो कहीं ना कहीं हम अपने फायदे के लिए फॉरेस्ट को काट रहे हैं। आप सोचो उस फॉरेस्ट में कितनी स्पीशीज होंगी, कितने ट्राइबल कम्युनिटी होगी जो कि फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। तो हम कहीं ना कहीं उनका वो लिविंग हैबिटेट बना रखा था फॉरेस्ट ने उनके लिए, वो सब हम उनसे ले रहे हैं। तो दिस इज वेरी रॉन्ग। एक्सपेंशन इज नेसेसरी बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। Large scale development projects have also contributed significantly to loss. This is one of the example of large scale projects. Since 1951, over 5,000 square kilometer of forest was cleared for River Valley project. तो 5,000 किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट जो है वो 1951 के टाइम से हटा दिया गया था। क्यों? रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए। Clearing of forest is still continuing with projects like Narmada Sagar project in Madhya Pradesh, which would inundate 40,000 hectares of forest, ठीक है। तो 40,000 hectares is a very big नंबर, और अगर उस तादाद में ये जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ये बनते रहे तो हमारे यहाँ एक दिन फॉरेस्ट खत्म ही हो जाएंगे। तो मतलब अब मैं इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं बनूंगी, पर मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि 1951 में जो ये आंकड़े हैं ये देखो, ठीक है, ये जो नंबर्स हैं इन्हें देखो। माइनिंग इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन। माइनिंग भी इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर। The Buksa Tiger Reserve in West Bengal is seriously threatened by ongoing dolomite mining. तो क्या हुआ? हमारा वेस्ट बंगाल में जो हमारा बुक्सा टाइगर रिजर्व है ये कहीं ना कहीं माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से बहुत ज्यादा खतरे में है। It has disturbed the natural habitat of many species and blocked the migration route of several others, including the great Indian elephant. तो माइग्रेशन रूट क्या हुआ कि अगर कोई एलिफेंट कहीं एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जा रहा है, माइग्रेट कर रहा है, तो उसका उन्होंने क्या किया? वो रास्ता ही ब्लॉक कर दिया कि वो उधर जा सके और उस रिजर्व में जा सके। तो उनके लिए क्या किया? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है अब इनके लिए, इन सभी स्पीशीज के लिए। मेनी फॉरेस्टर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट होल्ड द व्यू दैट द ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर बिहाइंड द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स आर ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, ठीक है। फ्यूल वुड कलेक्शन क्या होगी? जो ये लकड़ियां लेके आते हैं ना आग जलाने के लिए, ये, और ग्रेजिंग तो आपको बताइए। तो ये क्या है? दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जिसकी वजह से क्या हो रहा है? फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो रहा है। दो देयर मे बी सम सब्सटेंस इन देयर आर्ग्यूमेंट, येट the fact remains that a substantial part of the fuel fodder demand is met by looping rather than by felling entire trees, ठीक है। तो ये क्या फ्यूल वुड कलेक्शन कैसे हो रही है? या तो चलो देखो पेड़ गिर गया है, ठीक है, पेड़ गिर गया है तो आप उसकी वुड ले लो, वो कोई बात नहीं।
पर क्या हो रहा है, पेड़ को काटा जा रहा है लकड़ियों के लिए, जो बहुत गलत है। तो ये यही चीज यहाँ पे बोली गई, द फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर repositories of some of the country's most valuable forest product, minerals and other resources that meet the demands of rapidly expanding industrial urban economy. These protected areas does mean different things to different people and therein lies the fertile ground for conflict. तो अब यही बात बोली गई है कि जो फॉरेस्ट अब देखो, एक फॉरेस्ट जो है, मैं एक विलेजर हूँ, मेरे लिए फॉरेस्ट एक अलग चीज है, ठीक है। मेरे लिए फॉरेस्ट क्या है कि मैं वहाँ पे मेरे को फ्रूट्स मिल रहा है, ठीक है, फ्रूट मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, मैं वहाँ रह भी रही हूँ, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटी फॉरेस्ट में ही रहती है ज्यादातर। अब क्या हो गया, अब एनिमल्स के लिए फॉरेस्ट एक अलग चीज है कि वो लोग वहां रह रहे हैं, बर्ड्स जो है वो पेड़ में रह रही है, ठीक है, एनिमल्स जो है वो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब अपना इंजॉय कर रहे हैं। अब ये चीज तो एक इंसान की ये लाइवलीहुड बन चुकी है ना, वो उसके बिना नहीं रह सकते। लेकिन वही चीज इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या हो रही है, अब इंडस्ट्रियलिस्ट फॉरेस्ट को किस नजरिए से देखते हैं, वो इस नजरिए से देखते हैं कि अरे यहाँ पे इतना जमीन है तो हम इस जमीन में क्या क्या नहीं बना सकते हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि वहां पे कुछ लोग भी रह रहे हैं, वहां एनिमल्स भी रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे। वो ये देख रहे हैं कि अरे इतनी जमीन है, इसमें तो हम ये बना सकते हैं, वो बना सकते हैं ना, प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं। या फिर क्या देखते हैं, या फिर देखते हैं कि इतनी लकड़ियां हैं। अब देखो, प्रोजेक्ट आएगा, फॉरेस्ट कटेगा, फॉरेस्ट कटेगा, लकड़ियां जो होंगी वो बहुत भरी तादाद में मिलेंगी और लोग क्या करेंगे, उसको ऑक्शन करेंगे, उन्हें बेचेंगे। तो फायदा किसको हो रहा है, इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट को हो रहा है। तो यही चीज जो है ये बहुत गलत है कि, और यही चीज आपकी बुक में बता रही कि फॉरेस्ट किसी के लिए कुछ और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कुछ और होता है, और इसी से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर exploitation, environmental pollution, poisoning and forest fire are factors which have led to decline in India's biodiversity. तो habitat destruction, ठीक है, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जो ये सारी चीजें जो ये लोग करते हैं, ये फैक्टर्स हैं जो कि बताते हैं कि कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी इंडिया में बिल्कुल खत्म होने की, मतलब खत्म ही होने की तादाद में है, ठीक है। Other important cause of environmental destruction are unequal access, unequitable consumption of resource, and differential sharing of responsibility for environment well-being. Overpopulation in third world countries is often cited as the cause of environmental degradation. तो ये यही चीज बता रहा है कि कहीं ना कहीं देखो, लोग क्या करते हैं ना, लोगों को यूटिलाइजेशन नहीं करना आ रहा है रिसोर्सेज का, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग बस ये सोच रहे कि हम लोग ये फॉरेस्ट खत्म कर दें, बस काम हो जाएगा। लेकिन लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि इसका हम यूटिलाइज कितनी अदर चीजों में भी कर सकते हैं, ठीक है। अमेरिका कंज्यूम्स 40 times more resources than an average Somalian. Similarly, the richest 5% of Indian society probably cause more ecological damage because the amount they consume than poorest 25%. तो कहीं ना कहीं जो ये लोग हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचा रही है। क्यों पहुंचा रही है, क्योंकि अमाउंट दे कंज्यूम देन द पुअरेस्ट 25%, क्योंकि ये जो अमाउंट दे आर कंज्यूमिंग इज पुअरेस्ट देन 25%. The former shares minimum responsibilities for environmental well-being. The question is who is consuming what, from where and how much. तो क्वेश्चन यही है कि कौन कितना कंज्यूम कर रहा है, कहाँ से कंज्यूम कर रहा है, कैसे कंज्यूम कर रहा है। तो आगे देखिए, तो जब हम फॉरेस्ट को काटते हैं, तो मैंने कहा था इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है वहां के लोगों को। कहाँ के, जो लोग फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है या जिनका लाइवलीहुड पूरा फॉरेस्ट पे है, उनको फर्क पड़ता है। ऐसे में सबसे ज्यादा सफर कौन करती है, विमेन करती हैं, क्योंकि विमेन का क्या होता है, विमेन जो होती है वो हाउस होल्ड की सारी जिम्मेदारी उनकी होती है, लकड़ी से लेके वुड से लेके फिर जितनी भी मतलब खाना लेके आना या कुछ भी फॉरेस्ट में जो भी चीज मिल रही है वो कहीं ना कहीं उनका यूज करके अपने घर को चलाती हैं। तो जब फॉरेस्ट कटते हैं तो कितनी सारी चीजें नहीं मिल पाती, तो ऐसे में इन विमेन्स को लकड़ियां लेने के लिए भी बहुत दूर तक जाना होता है, या फिर फूड लेने के लिए भी दूर दूर तक इन्हें ट्रैवल करना पड़ता है या फिर जाना होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये अपनी फैमिली को भी नेग्लेक्ट कर रही है, अपने बच्चों को भी नेग्लेक्ट कर रही है। तो ऐसे में इनकी नेग्लेक्ट तो हो ही रहे, साथ में इनकी हेल्थ भी खराब हो रही है। क्यों, क्योंकि विमेन जो है इनके वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं, ये ज्यादा दूर तक जाएंगी, इनकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। तो इनकी लाइफ्स जो है सबसे ज्यादा इस पे फॉरेस्ट पे डिपेंड करती हैं।
As these resources are depleted, the drudgery of women increases, and sometimes they have to walk more than 10 kilometer to collect these resources. What resources? जैसे फ्यूल हो गया, आपका आपका फूडर हो गया, वाटर हो गया, एंड अदर बेसिक सब्सिस्टेंस नीड्स। तो ये जो चीज़ें होती है ये विमेन का होता है कि विमेन को ये लेके आनी। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार विमेन को 10-10 किलोमीटर भी ट्रैवल करके जाना पड़ता है। The indirect impact of degradation such as severe drought or deforestation includes floods etc. also hits the poor the hardest। जब देखो ड्रॉट होगा या फिर फ्लड आएगा तब भी पुअर को ही सबसे पहला नुकसान होगा, क्योंकि उनके पास है ही क्या, और जो कुछ है वो फॉरेस्ट एरिया। ऐसे में अगर ड्रॉट आ गया, जमीन खराब होगी, खेती नहीं कर पाए, तो इसका नुकसान किससे होता है? पुअर को होता है। पॉवर्टी इन दिस केस इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। तो पॉवर्टी इस केस में इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन से सबसे ज्यादा सबसे बिल्कुल डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है। कि देखो अगर अगर फ्लड आया तो क्या होगा, उनका पूरा खेत खराब हो जाएगा। खेत खराब हो जाएगा तो वो खाएंगे क्या, खाएंगे क्या, तो वो पॉवर्टी आ जाएगी, है ना, उन पे कुछ रहेगा नहीं खाने को। Therefore, forests and wildlife are vital to the quality of life and environment in the subcontinent। इसीलिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है, जिनको हम नेग्लेक्ट करते हैं, जिनको मैं कह रही ना, हम लोग पेपर को वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग वेड वुड्स को जो है पेड़ों को काट दे रहे हैं, हम एफॉरेस्टेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनसे क्या होता है, इनसे हमारी ही लाइफ इफेक्ट होगी, हमारी भी होगी और उन सभी लोगों की भी होगी जो कि इन फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। तो अब हम आते हैं आगे, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। लेकिन इससे पहले मुझे एक बात बताइए आप लोग कि कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए, सोचना इस चीज को। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप कंजर्व नहीं करोगे तो आप खाओगे क्या, है ना। आज भी हम लोग कहीं ना कहीं फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। हम लोग भले ही वो पेपर से लेके, भले ही वो अपनी अपनी ये मटेरियल जैसे कि पेंसिल हो गई, इन सब, ये तो इन चीज पे तो डिपेंड कर ही रहे, पर हम सबसे बेसिक नीड क्या है, हमारी खाना, वो भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है। फॉरेस्ट से कैसे कल्टीवेट, जो लैंड्स होते हैं इनमें खाना कल्टीवेट होता है, जैसे आपकी क्रॉप्स कल्टीवेट होती है, पल्सेस, फ्रूट्स, सब जो होता है ये पेड़ में लगते हैं। तो ये सब क्या है, ये एसेंशियल नीड्स हैं। इससे भी बेसिक नीड हमारी क्या है, ऑक्सीजन, जो कहाँ से मिलती है, पेड़ों से मिलती है। तो अगर आप फॉरेस्ट को नहीं बचाओगे, अगर आप इसको कंजर्व करने की कोशिश नहीं करोगे, तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ जो है उनको भी कंजर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं वो सब हमारी काउज और ये बफेलोज, इन सब की वजह से होते हैं। तो अब यही दे रखा है आगे कि कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम विच इज वाटर, एयर एंड सॉइल। It also preserves the genetic diversity of plants and animals for better growth of species and breeding. For example, in agriculture, we still depend on traditional crop varieties. आज भी देखो हर कोई मैगी पे डिपेंड नहीं कर सकता है ना। आप मैगी कितने दिन खाओगे, मैगी खाते रहोगे तो आप भी बोर हो जाओगे। आपको भी वो बेसिक फ्रूट या वो बेसिक फूड चाहिए जो कि हम कहाँ, जो कि ये ग्रो होता है। कैसे ग्रो होता है, ये फार्म्स में या ये फील्ड्स में ग्रो होता है। In the 1960s and 1970s, conservationists demanded a national wildlife protection program। तो 1960 और 1970 में क्या हुआ कि एक बिल्कुल होता है ना कि वाइल्ड लाइफ, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम हुआ कि जो वाइल्ड लाइफ, कुछ वाइल्ड लाइफ जो हमारी इंडेंजर्ड या एक्सटेंट होने जा रही है, इनको क्या करो, इनको बचाओ। तो क्या किया इन्होंने कि 1972 में विद वेरियस प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड। तो अब क्या हुआ, प्रोटेक्टेड स्पीशीज मतलब जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो कि वल्नरेबल है या फिर रेयर स्पीशीज है, ये हो गई इसमें। The thrust of the program was towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitat and restricting trade in wildlife। तो जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है, जो मतलब कभी भी खत्म हो सकती है, एक्सटेंट हो सकती है, तो उनके लिए क्या हुआ, उनको एक प्रोटेक्शन मिली कि आप इनको नहीं मार सकते हो या आप इनको नहीं बेच सकते हो, ठीक है, आप इनकी हंटिंग नहीं कर सकते हो। सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, इनको भी खोला, किसके लिए, इन्हीं जानवरों के लिए, कि अब इनको यहाँ पे प्रोटेक्टेड रखा जाए।
The central government also announced several projects for protecting specific animals which have gravely threatened. और बहुत जो स्पेसिफिक, जैसे मैंने कहा ये आपको रेयर स्पीशीज जो थी उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस निकाले, जैसे कि टाइगर हो गया, वन हॉर्न राइनो हो गया, द कश्मीर स्टैग हो गया और हंगुल हो गया, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर एंड घरियल, द एशियाटिक लायन हो गया एंड अदर्स। तो ये कुछ ऐसे जानवरों के नाम है जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग से वो करेंगे, हम लोग प्रोजेक्ट निकालेंगे टू प्रोटेक्ट देम। इसके बाद क्या है आपका कि मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द स्नो लेपर्ड एक्सेट्रा हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग। तो ये कुछ जानवर वो हैं जिनको अभी फुल या पार्शियल प्रोटेक्शन मिल गई कि आप इनकी हंटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब तो गुनाह हो गया कि आप अगर किसी जानवर को की हंटिंग करोगे या पोचिंग करोगे तो आपको क्या मिलती है, सजा मिलती है। अब क्या है, द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रादर देन ऑन अ फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो अब कंजर्वेशन जो ये प्रोजेक्ट्स हैं ये पूरी बायोडाइवर्सिटी को देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ छोटे मोटी चीजों को या कुछ स्पेसिफिक चीजों को, अब हर चीज पे नजर आ रही है। There is now a more intensive search for different conservation measures। तो अब क्या हो रहा है, अब कंजर्वेशन मेजर्स के लिए ना बहुत मतलब तहकीकात जो है वो बहुत ध्यान से भी करी जा रही है। इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट्स आर बिगनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग। तो अब क्या, पहले मैंने क्या बताया था कि कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जैसे कीड़े मकोड़े जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लेकिन हमको पता ही नहीं था उनके बारे में ना, कभी हमें पता ही नहीं था कि ये भी रहते हैं या नहीं। लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब इंसेक्ट्स को भी प्रोटेक्शन, इंसेक्ट्स के बारे में भी सोचा जा रहा है। In the notification under Wildlife Act 1980 and 1986, several hundred butterflies, so जो butterfly, moths, beetles and one dragonfly have been added to the list ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज। अब इनको भी क्या, इनको भी प्रोटेक्टेड स्पीशीज में ऐड कर लिया गया है। इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग विद 6 स्पीशीज। और उसके बाद प्लांट्स को भी ऐड करने लग गए, ठीक है। प्लांट्स को भी क्या किया, प्लांट्स को भी इस कैटेगरी में ऐड किया। तो हम उनके बारे में अब आगे पढ़ेंगे। तो अब हम आगे हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो अब इसमें ये है कि अगर हम आज भी सोचे कि चलो यार फॉरेस्ट को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। क्यों हो जाएगा कि इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर ईदर ओन्ड और मैनेज बाय गवर्नमेंट थ्रू द या तो कुछ, देखो इंडिया में कुछ फॉरेस्ट तो ऐसे हैं या कुछ वाइल्ड लाइफ ऐसी है जो गवर्नमेंट ने अपने पे रिजर्व किए हुए कि गवर्नमेंट के हैं, ठीक है। और बाकी जो है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आएंगे या कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंडर आएंगे। तो दीज आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है ये कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को बचाते हुए और कहीं ना कहीं ये लोग कुछ ऐसी लकड़ियां बनाते हैं जिससे आगे क्या होता है, गवर्नमेंट को यूज हो या फिर गवर्नमेंट उन लकड़ियों का ऑक्शन करा देती है, बेच देती है उन लकड़ियों को ना। तो अब हम यही देखेंगे कि रिजर्व फॉरेस्ट, पहला आता है रिजर्व फॉरेस्ट। तो मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व। तो मोर देन हाफ जो है वो रिजर्व डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। ये फॉरेस्ट जो होते हैं बहुत वैल्यूएबल होते हैं एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स आर कंसर्न। तो ये जो फॉरेस्ट होता है इनको बहुत वैल्यूएबल माना जाता है। फिर आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया, 1/3 को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बना दिया है। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी अदर डिप्लीशन। तो इनको क्या कर रहे हैं, इनको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। उसके बाद आता है अनक्लैश्ड फॉरेस्ट, जो कि वो फॉरेस्ट है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल या कम्युनिटीज दोनों के अंडर आते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये कुछ ऐसे फॉरेस्ट होते हैं कि दीज आर मतलब ये बिल्कुल ये वेस्ट लैंड भी मान लो इनको, ठीक है। इसमें यही लिखा है कि दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू बोथ, मतलब ये गवर्नमेंट भी रखती है अपने पास तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी रखते हैं। तो प्राइवेट क्या करता है, कोई कंपनी खोला तो कोई कुछ कर रहा है, गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल्स खोल देती है इनमें। रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट मेंटेन्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजंस। तो ये कुछ फॉरेस्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें देखो टिम्बर, मैंने कहा ना वुड का यूज होता है, फिर उस वुड को बेचा जाता है, उस वुड से कई चीजें भी बनती हैं,
कुछ वुड ऐसी होती है जो कि पेड़ अपने आप ही गिर जाए तो वो वुड भी कहाँ जाती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे जाती है। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, वो जो लकड़ी होती है उसको बेचता है या फिर वो लकड़ी का यूज करता है गवर्नमेंट की चीजों में। तो मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कंस्टिट्यूट ऑफ 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो सबसे लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट किसके पास है, मध्य प्रदेश पे। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया वेयर एज। अच्छा, अब देखो कश्मीर, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र पे क्या है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। और इसके बाद क्या आता है कि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान हैव बल्क ऑफ इट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और इन पे क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एज अनक्लैश्ड फॉरेस्ट मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज। तो अब ये कौन है, ये कम्युनिटीज एंड क्या करती है वो हम पढ़ेंगे आगे। अब हम आते हैं कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी में। तो कंजर्वेशन टेक्निक्स जो है ना, कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज जो हैं वो बहुत नई नहीं हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री में पहले से ही इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए कुछ एक्ट्स थे जो चले आ रहे थे, ठीक है। तो बिल्कुल नया नहीं था, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे जैसा कि बताया गया फॉरेस्ट एरिया जो था वो 9% तो हमारे इधर ही था, है ना। तो ऐसे में फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए ऐसे कई इन्वायरमेंटलिस्ट थे जो पहले से ही आ रखे थे और जो चाहते थे कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो हो वो कंजर्व हो। वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। फॉरेस्ट देखो, आज अगर गांव में देखोगे तो ज्यादातर लोग जो हैं, पहाड़ में ही देख लो, पहाड़ में ज्यादातर जो लोग हैं वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है ना। फॉरेस्ट से लकड़ियां लाते हैं, अपने घर में चूल्हा चलाते हैं, फिर उस चूल्हे से खाना बनाते हैं। खाना भी उनकी जो क्रॉप्स होती है वो सब फॉरेस्ट में उगती हैं, या फिर वो अपनी एग्रीकल्चर खेती वगैरह जो भी करते हैं वो फॉरेस्ट एरिया में करते हैं या लैंड्स में करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। In some areas in India, local communities are struggling to conserve this habitat along with government officials recognizing that only this will secure their own long-term livelihood. तो कुछ कम्युनिटीज जो हैं, आज भी जो लोकल कम्युनिटीज है वो गवर्नमेंट के साथ मिलके, या तो उनके साथ मिलके या ना मिलके, पर वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को कंजर्व करने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो कंजर्व करेंगी तो ये उनकी ही लाइवलीहुड के लिए अच्छा है ना, उनकी ही लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड अच्छी होगी। In Sariska Tiger Reserve, Rajasthan, villagers have fought against mining by citing the Wildlife Protection Act. तो इसमें क्या दे रखा है कि सारिस्का टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में, वहाँ विलेजर्स ने माइनिंग एक्टिविटीज के अगेंस्ट क्या किया, अपनी आवाज उठाई। In many areas, villagers themselves are protecting habitat and explicitly rejecting government involvement। और कई जगह तो विलेजर्स जो है वो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट मना करे, कह रहे कि आपका इन्वॉल्वमेंट हमारे इस फॉरेस्ट में बिल्कुल नहीं चलेगा, ये फॉरेस्ट हमारा है और हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, है ना, वो ऐसा सब बोलते हैं। द इनहैबिटेट ऑफ 5 विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज भैरोदेव डाकव सोंचुरी, declaring their own set of rules and regulation which do not allow hunting and protecting the wildlife against any outside encroachment। तो क्या ये कहाँ की बात आपको बताई गई है, ये बताई गई है आपको राजस्थान की, जहाँ पे अलवर डिस्ट्रिक्ट में 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट जो है उसको प्रिजर्व करा गया है। वहां पे बोला गया है, वहां फॉरेस्ट के साथ वाइल्ड लाइफ को भी, और वहां क्या बोला गया है, वहां ये बोला गया है कि यहाँ कोई हंटिंग नहीं होगी, यहाँ कोई पोर्चिंग नहीं होगी, ठीक है। 12 हेक्टेयर इज अ वेरी बिग नंबर और उसको प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है। द फेमस चिपको मूवमेंट in the Himalayas has not only successfully resisted deforestation in several areas but has shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful। तो अब जो चिपको मूवमेंट है उसमें क्या हुआ था, चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था कि पेड़ के आप जो पहाड़ी लोग थे, जब ये डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा था, जब पेड़ों को काटा जा रहा था, तो कुछ लोगों ने क्या किया, पेड़ को ऐसे गले लगा के खड़े हो गए और बोला कि ये पेड़ हम नहीं कटने देंगे। उन्होंने नहीं कटने दिया, वो बहुत फेमस मूवमेंट था चिपको मूवमेंट। और ऐसे में उन्होंने ये भी बताया कि क्यों कि कंजर्व करना फॉरेस्ट को कितना जरूरी है, एफॉरेस्टेशन कितना जरूरी है। Attempts to revive the traditional conservation methods or developing new methods of ecological farming are now widespread। और अब क्या हो गया है कि adopting
टू रिवाइव, मतलब ट्रेडिशनल जो हमारी कंजर्वेशन टेक्निक्स थी या ट्रेडिशनल जो हमारी फार्मिंग थी उसको रिवाइव करने की कोशिश करी गई, उन्हें फिर से लाने की कोशिश करी गई है। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप लाइक द बीज बचाओ आंदोलन इन टिहरी एंड नवदया have shown that adequate level of diversified crop production without the use of synthetic chemical are possible and economically वाइबल। तो क्या है ये जो बीज बचाओ आंदोलन और ये नवदन या जो ये आंदोलन है, इन्होंने ये बताया है कि आप बिना केमिकल के भी क्रॉप्स को उगा सकते हो। ठीक है, आप क्रॉप्स को बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स के भी अच्छी क्रॉप्स उगा सकते हो। In India, Joint Forest Management Program furnishes a good example for involving local community in the management and restoration of degraded forest. इंडिया में एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है जिसमें लोकल कम्युनिटीज को भी लिया जाता है और उनको लोग गवर्नमेंट को लगता है कि लोकल कम्युनिटीज जो है वो ज्यादा अच्छे से फॉरेस्ट को बचाने में अपना योगदान दे सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज्यादा देखो, अगर हम किसी चीज के साथ हम रोज रह रहे हैं या हमारा एरिया, अगर हमारे एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो वो हम जानते हैं ना, हमें पता होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम उस प्रॉब्लम को सुधारने की ज्यादा अच्छी कोशिश करते हैं। तो इसीलिए लोकल कम्युनिटीज को ये देखा गया, क्योंकि वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, तो वो ज्यादा अच्छे से कंजर्व करना जानती हैं फॉरेस्ट को। The program has been in formal existence since 1988 when the state of Odisha passed the first resolution for joint forest management। तो 1988 में जब उड़ीसा ने पास किया मतलब अपना ये प्रोग्राम को कि हम ये प्रोग्राम करेंगे, क्या था वो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, कब हुआ ये 1988 में। JFM depends on the formation of local institution and that undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by forest department. In return, the member of these communities are entitled to intermediary benefits like non-timber forest produces and share in the timber harvested by successful प्रोटेक्शन। तो यहाँ क्या हो गया, इन कम्युनिटीज में क्या क्या है, इन लोगों ने लोगों को, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, इन लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व किया है और इन्होंने बोला है कि हम लोग जो है प्रोटेक्शन करेंगे किसको, फॉरेस्ट को। The clear lesson from the dynamic of both environmental destruction and reconstruction in India is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resource management। तो इससे यही देखो हमको क्या मिलता है, इससे यही कि लोकल कम्युनिटीज को आपको इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर आप लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व नहीं करते हो तो आप देखो, मान लो मैं हूँ एक गवर्नमेंट हूँ मैं, और मैं कह रही हूँ कि इस एरिया में फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, उस एरिया के लोगों को पहले लूंगी, है ना। मैं बोलूंगी इस एरिया के लोगों पे पहला फोकस करो, क्योंकि इनको पता है कि फॉरेस्ट क्यों जरूरी है। मैं फॉरेस्ट को बचा रही हूँ, वो मेरे को एक मेरा मन है कि मैं बचाना चाहती हूँ, लेकिन जिस दिल से या जिस सोच के साथ वो लोकल लोग फॉरेस्ट को, अपने विलेज को बचाएंगे या अपने लाइवलीहुड को बचाएंगे, वो सोच मेरी नहीं हो सकती। इसीलिए लोगों को इन्वॉल्व करना, लोकल लोगों को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। But there is still a long way to go before local communities are at the center stage of decision making, except only those economic or development activities that are people centric, environment friendly and economically rewarding। लेकिन अभी भी हमको क्या है, हमको उन लोगों को देखना है जो कि ये सेंटर स्टेज ले रहे हैं, है ना। अभी भी एक लॉन्ग रन है फॉर लोकल कम्युनिटीज। अभी भी लोकल कम्युनिटीज को एक बिल्कुल सेंटर में डिसीजन लाने के लिए हमको सोचना, क्योंकि अब क्या हो गया ना, इन्वायरमेंटलिस्ट भी आ गए, तो वो लोग भी अपना डिसीजन देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में लोकल कम्युनिटीज की बात कोई कम होने लगी है, लेकिन उनको सेंटर स्टेज देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको ज्यादा पता है उनके एरिया के बारे में, उनको ज्यादा पता है कि फॉरेस्ट को क्यों कंजर्व, हम 5 पॉइंट दे सकते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के, लेकिन वो 10 पॉइंट दे सकते हैं, तो इसीलिए फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। अब हम आगे जो आपके में जैसे ये दे रखा है, एक सेक्रेड ग्रुप्स, अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीशीज, और इससे पहले भी मैंने एक देखा था प्रोजेक्ट टाइगर, हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या चीजें हैं। आपकी बुक में है एक एशियाटिक चीता, वेयर डिड दे गो। तो एशियाटिक चीता क्या है, वो है द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, लैंड मैमल, मतलब वो बहुत तेज रन कर सकता है, और इसमें दे भी रखा है कि कैन मूव एट द स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कैट फैमिली से बिलोंग करता है, और इस डिस्टिंग्विश, अगर हमें इसको पहचानना होता है तो इसके मार्क्स क्या हैं, इसके मार्क्स ये हैं कि लॉन्ग टीयरपॉट शेप लाइंस, यहाँ पे इधर होती है लॉन्ग टीयरपॉट शेप लाइंस, ठीक है, ऑन ईच साइड ऑफ नोज फ्रॉम कॉर्नर ऑफ आईज टू इट्स माउथ, मतलब यहाँ से हो जाएगी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक उसकी लाइंस होती हैं।
ये कहाँ मिलता था, ये एशिया और अफ्रीका में मिलता था, लेकिन 1952 के बाद से इसको एक्सटिंक्ट हो गया, मतलब अब ये नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि या तो इसके पास इसको एक वो इन्वायरमेंट नहीं मिला, या फिर इसको प्रे नहीं मिले, मतलब इसको अपना खाना नहीं मिला, तो इसीलिए क्या हो गई, ये एक्सटिंक्ट हो गए। अब हमारा नेक्स्ट है कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी ब्लेम। तो कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज क्या होगी कि कुछ फेवर्ड स्पाइसेस जो होती है, जैसे मैंने बोल दिया कि लौंग जो है वही उगेगी, अब हर जगह लौंग उगेगी यहाँ पे, और कहीं कुछ नहीं उगेगा, सिर्फ लौंग को हम लोग ज्यादा वो देंगे कि लौंग को ज्यादा उगाने का हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो लौंग जो है वो हर जगह उगनी चाहिए और कोई स्पाइस नहीं उगनी चाहिए। तो ये क्या होगी, ये मतलब कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज होगी। तो some of our environmental activists says that promotion of a few favored spices in many parts of India have been carried through the ironically termed enrichment plantation, in which a single commercial valuable spices was extensively planted and other spices was eliminated। मतलब आप एक ही स्पाइसेस को, मतलब जैसे मैंने लौंग बोला तो आप लौंग की ही प्लांटेशन करो और बाकी जो भी स्पाइसेस हैं उसको आप एलिमिनेट करो। आप कह रहे हो ये वाली प्लांटेशन हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ही स्पाइसेस की प्लांटेशन करेंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस टीक मोनोकल्चर has damaged the natural forest in South India and cheer pine plantation in the Himalayan have replaced the Himalayan oak। तो क्या दे रखा है कि टीक मोनोकल्चर जो है हैज डैमेज, इसने टीक कल्चर ने डैमेज कर दिया है नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया को, और चीर पाइन प्लांटेशन जो है वो रिप्लेस कर दी गई है हिमालय से। किससे? इन द हिमालयस हैव बीन रिप्लेस बाय हिमालयन ओक से इसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये क्या हुआ, ये हुए कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज। तो अब यही बातें आप बताइए मुझे, आप मतलब ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि इससे क्या कुछ हमारा इन पॉलिसीज से हमारे ये इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। अब है हमारा नेक्स्ट हिमालयन यू इन ट्रबल। तो हिमालयन यू क्या है, ये एक मेडिकल प्लांट है जो कैंसर को क्योर करता है, मतलब कैंसर से आपको बचाता है। तो हिमालयन यू जो है इज अ मेडिकल प्लांट फाउंड इन वेरियस, ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में आपको मिल जाएगा। ये एक केमिकल कंपाउंड है, इसमें क्या होता है, टेक्सोल होता है जो कि बाक या नीडल्स, ट्विग्स एंड रूट्स ऑफ ये जो ट्री होती है उसकी रूट से ये निकाला जाता है कि ठीक है। इसके बाद क्या है कि द ड्रग इज नाउ ये जो है ये बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग है, मतलब इससे कैंसर मिट जाता है। द स्पाइसेस इज अंडर ग्रेट थ्रेट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो इसका क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इस वजह से ये क्या है, ये खतरे में है, ठीक है, ये इंडेंजर्ड है। तो ये कहीं ना कहीं खतरे में। इन द लास्ट 1 decade thousands of yew tree have dried up ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। तो क्या है, ड्राइड अप हो चुके हैं, कहाँ से, वेरियस पार्ट, जहाँ पे ये बनते थे, यहाँ पे ये मिलते थे, जहाँ ये उगते थे, वहां से क्या हो चुके हैं, ड्राइड अप हो चुके हैं। अब आते हैं हम प्रोजेक्ट टाइगर पे। तो प्रोजेक्ट टाइगर, देखो टाइगर है तो इसका मतलब यही है कि टाइगर इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस स्पीशीज, और ये खत्म ना हो, क्योंकि क्या हुआ था कि 1973 में अथॉरिटीज ने रियलाइज किया था कि टाइगर्स जो है 1827 से क्या हो गए, डिक्लाइन हो रहे हैं, है ना, कम होते जा रहे हैं। तो इसीलिए क्या किया गया, इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लॉन्च किया गया। और जब ये लॉन्च हुआ तो गवर्नमेंट ने भी देखा कि 4002 इन 1985 एंड 4334 इन 1989 क्या हुआ, ये अप हुआ, टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ी है। बट 1993 में द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर हैड ड्रॉप टू 3600, लेकिन 1993 में फिर से कम हुई। अब आज के टाइम पे 27 टाइगर रिजर्व जो है वो इंडिया में है, कवरिंग द एरिया ऑफ 37,761 स्क्वायर किलोमीटर्स। मतलब ये वो एरिया है जहाँ पे टाइगर्स को कंजर्व किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ दे रखे हैं कि कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तरांचल और सुंदरबंस नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल। तो ये कुछ सेंचुरीज हैं जो आप याद कर लेना, हो सकता है आपको मार्क करने के लिए आ जाए ज्योग्राफी में ना। अब आते हैं सेक्रेड ग्रोव्स, अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीशीज। तो देखो हमने ये देखा है हमारे कल्चर में क्या होता है, हमारे कल्चर में पेड़ों की भी पूजा की जाती है, पत्थरों की भी पूजा की जाती है ना, हर चीज को क्या होती है, वर्शिप की जाती है। तो यहाँ पे यही हुआ कि सेक्रेड मतलब वो होता है जो कि मतलब बहुत सेक्रेड हो, जिसको जैसे भगवान, है ना।
तो सेक्रेड क्या हुआ कि नेचर वर्शिप इज एन, ये नेचर वर्शिप तो हमारे यहाँ होती ही है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है, इस पर्टिकुलर चीज का मतलब ये है कि कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो कि वर्जिन फॉरेस्ट माने जाते हैं, जो अनटच्ड होते हैं। तो कुछ लोकल कम्युनिटीज ने क्या किया है कि उन फॉरेस्ट पे, उनके टचिंग पे बैन लगा रखे कि आप इसको, इस पेड़ को, इस पर्टिकुलर पेड़ को टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेक्रेड है, हमारे लिए सेक्रेड है, हम इसे छू भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको छूओगे तो आपको एक पनिशमेंट मिलेगी, और उसको छूने पे बैन लगा रखा है। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज जो हैं इन्होंने ये दिखा रखा है, जैसे हमने पढ़ा ना कि चिपको मूवमेंट और कुछ मूवमेंट्स हमने पढ़े, तो ये भी एक तरह का मूवमेंट है, सेक्रेड ग्रोव्स, जिसमें आप लोग पेड़ों को हाथ नहीं लगाते हो। लोकल कम्युनिटीज वहाँ की मना करती है कि आप पेड़ों को क्या करते हैं, छू भी नहीं सकते। तो बस यही है इसमें। तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया हो। थैंक यू।